आर्यन, आराध्या, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, फिनिश योर मील, कम ऑन फास्ट। चलो मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। नो मम्मा, मुझे नहीं खाना, मुझे पिज्जा खाना है। यस मम्मा, मुझे भी नहीं खाना ये दाल चावल। दिखने में ही कितना मैसी है ये। मुझे तो बर्गर खाना है। नो बेटा, जंक फूड कभी कभी खा सकते हैं, बट रोज जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और आपको पता है ना, पापा अभी अभी ऑफिस से आए हैं, वो बहुत थके हुए हैं और आराम कर रहे हैं, तो आज हम बाहर नहीं जा सकते। ओके, यही खाना खाना होगा तुम दोनों को। एक बार खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी है। आर्यन और आराध्या को घर का बना खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता अभिलाष का शहर में बड़ा बिजनेस था। अभिलाष अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था और उनकी हर जिद पूरी करता था। उस दिन भी जब आर्यन और आराध्या ने घर का खाना खाने से मना किया, तो अभिलाष तुरंत उन्हें खाने के लिए बाहर ले जाने लगा। ये देखकर उसकी पत्नी मालिनी ने उसे समझाया, सुनिए, आप ये गलत कर रहे हैं। बच्चों की जिद एक हद तक ही पूरी करनी चाहिए। आपको पता है इन दोनों की आदतें कितनी बिगड़ती जा रही हैं। दोनों घर का खाना चखने को भी तैयार नहीं है। ओफो मालिनी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। बच्चे ही तो है, जी लेने दो इन्हें अपनी जिंदगी। तुम भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मालिनी हार मानकर बाहर चलने के लिए तैयार हो जाती है। सभी लोग बाहर जाकर पहले आइसक्रीम और फिर पिज्जा खाते हैं। फिर कुछ देर बाद, आराध्या, जब तुमसे इतना बड़ा पिज्जा खाया नहीं जाता तो क्यों मंगवाया? जल्दी फिनिश करो, देर हो रही है। मम्मा, मेरा पेट भर गया है, अब मुझे नहीं खाना। ये बहुत गलत बात है बेटा, खाना ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है कितने ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें पूरा दिन खाने को कुछ भी नहीं मिलता, और तुम ऐसे। मालिनी, अब बस भी करो। कोई बात नहीं आराध्या बेटा, आप ऐसा करो, ये पिज्जा अपने साथ ले लो, बाहर चलते हुए डस्टबिन में डाल देना। ओके? आराध्या जैसे ही उस पिज्जा को डस्टबिन में डालती है, अचानक दो गरीब से दिखने वाले बच्चे वो कूड़े में से उस पिज्जा को बाहर निकाल लेते हैं और उसे बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। उन्हें इस तरह खाते देखकर आराध्या बोलती है, ओह माय गॉड, देखो जरा कितने गंदे हैं ये लोग। डस्टबिन से उठाकर खा रहे हैं। छी, और इनके कपड़े भी कितने गंदे हैं, और ये खुद भी कितने गंदे हैं। नो आराध्या, ऐसा नहीं कहते, वो गरीब है बेचारे। तुमने जो पिज्जा बर्बाद करके डस्टबिन में डाल दिया, वो इन बेचारों को देखना भी नसीब नहीं हो पाता होगा शायद। अंदर मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी बेटा। बट मम्मा, कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो और उसे डस्टबिन से उठाकर खाना पड़े? सब वक्त की बात है बेटा, सब लोग आपकी तरह लकी नहीं होते। इसीलिए हमारे पास जो है, हमें हमेशा उसकी कद्र करनी चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सभी लोग गाड़ी में बैठकर घर के लिए चल पड़ते हैं। वो सभी कुछ दूर तक ही पहुंचे थे कि अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो सभी सुनसान हाईवे पर थे और रात काफी हो चुकी थी। अभिलाष गाड़ी का टायर बदल ही रहा था कि अचानक दो गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। दरअसल इन गुंडों ने ही रास्ते में कीलें बिछा दी थी, जिनकी वजह से अभिलाष की गाड़ी का टायर पंचर हुआ। वो चाकू दिखाकर अभिलाष और मालिनी से उनका सारा कीमती सामान मांगने लगे। आर्यन और आराध्या डर के मारे रोने लगे। ये देखकर दोनों गुंडे घबरा गए। वो बच्चों पर हमला करने ही वाले थे कि अचानक उन्हीं पर किसी ने हमला कर दिया। कोई उन पर पीछे से लगातार पत्थर फेंक रहा था। गुंडे कुछ समझ नहीं पाए और डर कर वहाँ से भाग खड़े हुए। मालिनी ने देखा कि गुंडों को भगाने वाले और कोई नहीं बल्कि वही दो बच्चे थे जो पिज्जा शॉप के बाहर दिखे थे। उन दोनों का नाम राजू और पिंकी था। मालिनी ने उन दोनों से कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम लोग अगर सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे आंटी, आप डरिए मत, अब वो दोनों वापस आने की हिम्मत नहीं करेंगे। और वैसे भी आज आप लोगों की वजह से ही हमें पहली बार पिज्जा खाने को मिला है। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए आपसे। मालिनी मुस्कुराकर उनके सिर पर हाथ फेरती है। अभिलाष गाड़ी का टायर बदलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि गाड़ी का एक नहीं बल्कि आगे के दोनों टायर पंचर थे। रात काफी हो चुकी थी। अभिलाष और उसका पूरा परिवार हाईवे पर फंस गए थे। उनका घर भी वहाँ से काफी दूर था। उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। उन्हें परेशान देखकर पिंकी ने उनसे कहा, साहब, रात बहुत हो गई है, इस वक्त यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ कई लुटेरे रात को ताक लगाकर बैठे रहते हैं। हमारा घर पास में ही है, आप लोग वहाँ चल सकते हैं। क्या तुम्हारे घर? नहीं नहीं, ठीक है हम। मुझे लगता है ये बच्चे सही कह रहे हैं, हमें रात भर यहाँ ऐसे नहीं रहना चाहिए, इनके घर ही चलना ठीक रहेगा। अभिलाष मालिनी की बात मान लेता है और फिर सभी लोग राजू और पिंकी के घर जाते हैं। राजू और पिंकी के पास घर के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो हाईवे के किनारे पर ही थी। राजू और पिंकी अपनी माँ शीला के साथ उसमें रहते थे। शीला देख नहीं सकती थी। राजू और पिंकी जाते ही उसके गले लग जाते हैं। शीला उनसे कहती है, राजू, पिंकी, आ गए तुम दोनों? इतनी देर कैसे हो गई बेटा? तुम दोनों की चिंता हो रही थी मुझे। कुछ नहीं माँ, ये सब छोड़ो। ये देखो आज हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं।
इतना कहकर राजू उसे पिज्जा का एक टुकड़ा शीला को खिलाने लगता है जिसे आराध्या ने फेंका था। ये सब देखकर आराध्या बोलती है, छी, ये तो वही पिज्जा है ना जो मैंने। आराध्या चुप हो जाओ। मालिनी और आराध्या की आवाज सुनकर शीला चौंक जाती है और उनके बारे में पूछती है। राजू उसे सारी बात बताता है। फिर शीला उनसे कहती है, बहुत अच्छा किया बेटा जो इन्हें यहाँ ले आया। मेम साहब, हमारी झोपड़ी आपके लायक तो नहीं, पर हाईवे पर रात के वक्त रहना ठीक नहीं है। बस किसी तरह रात काट लो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपने घर में जगह देने के लिए। सच में आप और आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ अकेले, आपके पति वो कहाँ हैं? वो तो हमें बहुत पहले अकेले छोड़कर चले गए। इसी हाईवे पर एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी और मैंने अपनी आंखें खो दी। तब से मैं और मेरे दोनों बच्चे बेसहारा हो गए और 2 वक्त के खाने के लिए भी मेरे बच्चों को इधर उधर भटकना पड़ता है। मालिनी को शीला और उसके परिवार के लिए बहुत बुरा लगता है। मालिनी, उसके दोनों बच्चे और अभिलाष सभी वहाँ बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी आर्यन मालिनी से कहता है, मम्मा, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे लेकिन बेटा, अभी कुछ ही घंटे तो हुए हैं तुम लोगों को पिज्जा खाए हुए। सुबह तक रुक जाओ, हम घर जाकर खाना खाएंगे। नो मम्मा, सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे भी भूख लगी है। मालिनी और अभिलाष के पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बच्चों को समझा ही रहे थे कि तभी राजू उनसे बोला, ये लो दोस्त, तुम ये खा लो। राजू के हाथ में 2 सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक था। उसके पास खाने के नाम पर बस वही था जिसे भी वो आर्यन को दे रहा था। ये देखकर मालिनी ने उससे कहा, अरे बेटा, फिर तुम क्या खाओगे? रहने दो। हाँ, रहने दो। वैसे भी मुझे ये नहीं खाना, पता नहीं कहाँ से उठा कर लाए होगे ऐसे भी। नहीं दोस्त, ये रोटियां मैंने और मेरी बहन ने दिन में बनाई थी अपने हाथों से। तुम्हें भूख लगी है ना, इसलिए मैं। आर्यन, क्या तरीका है ये बात करने का? आर्यन और आराध्या को भूख लग रही थी। उस वक्त तो वो दोनों उन रोटियों को खाने से मना कर देते हैं, लेकिन रात भर भूखा रहने के बाद सुबह भी जब उनकी गाड़ी काफी देर तक ठीक नहीं हो पाती तो उनसे रहा नहीं जाता। अभिलाष मदद की तलाश में गया हुआ था। दोनों बच्चों का भूख से बुरा हाल था। तभी उन्होंने देखा कि राजू और पिंकी अपने मिट्टी के चूल्हे में फिर से गर्म गर्म रोटियां बना रहे थे। अब तो आराध्या से रहा नहीं गया और वो मालिनी से बोली, मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, इनसे कहो ना कि मुझे भी खाना खाना है। आराध्या की बात सुनकर राजू और पिंकी बड़े ही प्यार से गर्म गर्म रोटियां और नमक एक केले के पत्ते पर रखकर आराध्या और आर्यन को देते हैं। दोनों उन रोटियों को खाने लगते हैं। उन्हें वो रोटियां खाकर बहुत अच्छा लग रहा था। इतने में अभिलाष वहाँ आ जाता है और कहता है, आर्यन, आराध्या, आ जाओ बेटा। देखो, मुझे थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट मिल गया। मैं तुम दोनों के लिए बर्गर लेकर आया हूँ। नो पापा, हमें बर्गर नहीं खाना। ये रोटियां खाकर देखिए कितनी टेस्टी है। हमारे दोस्त राजू और पिंकी ने बनाई है। आराध्या की बात सुनकर अभिलाष चौंक जाता है। वो बच्चों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मालिनी उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, मत रोकिए इन्हें। आज पहली बार इन्हें भूख और खाने की अहमियत का एहसास हुआ है, जो इनके लिए बहुत जरूरी है। इतना कहकर मालिनी अभिलाष के लाए हुए बर्गर राजू और पिंकी को दे देती है। अभिलाष अपने साथ एक मैकेनिक भी लेकर आया था, जो कुछ ही देर में उनकी गाड़ी ठीक कर देता है। वहाँ से जाने से पहले मालिनी शीला के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम ही है। नहीं नहीं मेम साहब, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन इंसान होने के नाते इंसानियत दिखाना हमारा फर्ज है। शीला की बात सुनकर मालिनी और अभिलाष को बहुत अच्छा लगता है। वो शीला और उसके परिवार की मदद करने का फैसला कर लेते हैं। वो जब भी वहाँ से गुजरते राजू और पिंकी के लिए हमेशा खाने की बढ़िया बढ़िया चीजें लेकर आते। दूसरी तरफ आर्यन और आराध्या भी अब बदल गए थे। राजू और पिंकी उनके दोस्त थे और घर का बना खाना अब उनके लिए पिज्जा बर्गर से ज्यादा टेस्टी था। अज्जू, अब बस भी कर, कितना रोएगा? रो नहीं तो क्या करूं? मुझे ये बताओ, आप मेरे भाई हो या उस किशन के? आपने मेरी बॉल उसे क्यों दे दी? अज्जू, वो बॉल उसी की थी, तूने उससे छीनी थी। ये तो गलत है ना? तो क्या हुआ? मैंने छीनी थी तो वो मेरी हो गई ना। और वैसे भी वो किशन बॉल से कैसे खेलते हैं उसे तो ये भी नहीं पता। नहीं अज्जू, हमेशा याद रखना, कोई भी चीज किसी से छीन लेने से वो तुम्हारी नहीं हो जाती। तू परेशान क्यों होता है? मैं तेरी और किशन की दोस्ती करवा दूंगा। नहीं, रहने दो भैया, अब तो मुझे मेरी नई बॉल चाहिए। इतना कहकर अजय वहाँ से चला जाता है। विजय बड़ा भाई था
और अजय को अच्छी और सही बातें सिखाता था। लेकिन अजय को तो हमेशा अपने मन की ही करनी थी। पिता के देहांत के बाद अचानक ही विजय पर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई, जिस वजह से उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वो गांव के ही एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। उसने अजय की पढ़ाई रुकने नहीं दी। दोनों की मां शांति भी लोगों के घरों में काम करने लगी। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था, लेकिन इस सब से अजय को कोई मतलब नहीं था। उसे तो अपनी जिंदगी अपनी तरह से ही जीनी थी। माँ कहो। क्या हो गया? क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है तूने? माँ, मुझे आज के आज नई बॉल चाहिए। अरे, लेकिन पिछले हफ्ते ही तो तुझे नई बॉल दिलवाई थी विजय ने, वो कहाँ गई? अब वो खो गई। अब मुझे नई बॉल चाहिए, और वो भी अच्छी वाली। तभी विजय भी घर आ जाता है। उसके हाथ में एक नई बॉल थी, वो उसे अजय को देता है। अजय उस बॉल को लेकर विजय से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शांति विजय से कहती है, विजय बेटा, इसका दिमाग इतना खराब मत कर। तू सारा दिन मेहनत करता है और ये। कोई बात नहीं माँ, अभी छोटा है, समझ जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। विजय ने कड़ी मेहनत से अब खुद का एक ढाबा खोल लिया था। घर खर्च के साथ साथ वो अजय की पढ़ाई का भी सारा खर्च उठा रहा था। फिर एक दिन, भैया, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ अज्जू, बोलो ना। भैया, मुझे एमबीए करना है। शहर में एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मेरे दोस्त के पापा की वहां अच्छी जान पहचान है। मेरा एडमिशन आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा फंड जमा करना होगा। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? ये कोई 4-5 लाख। क्या, इतने पैसे? लेकिन अज्जू। भैया, मुझे पता है आपके पास पैसे हैं, बस आप मुझ पर खर्च करना नहीं चाहते। अजय, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? तुझे ये तो पता है कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो पैसे कमाने में इसने कितनी मेहनत की है इसका तुझे एहसास भी है? इसका सपना है कि अपने ढाबे को एक अच्छे होटल में बदले, इसलिए कितने सालों से पाई पाई जोड़ी है इसने। तुझे जो करना है अपने दम पर कर। नहीं मां, ऐसा मत कहो। ये मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? कोई बात नहीं अज्जू, तू जाकर सारी बात कर ले। पैसों की चिंता मत कर। एक बार तेरी अच्छी नौकरी लग जाए, फिर तो सारे सपने पूरे हो ही जाने हैं। शांति के मना करने के बावजूद विजय अपने जोड़े हुए सारे पैसे अजय के एडमिशन के लिए खर्च कर देता है और आगे भी अजय के सारे खर्च उठाता है। अजय को एमबीए के बाद कॉलेज प्लेसमेंट से एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाती है। ये सुनकर विजय बहुत खुश था। उसे उम्मीद थी कि अब घर के खर्च में अजय भी उसका हाथ बटाएगा। अज्जू, तू घर कब आ रहा है? सुन, मैंने तुझसे कहा था कि शहर में कोई अच्छा डॉक्टर देख के बताना। मां की हालत बिगड़ रही है। ओफो भैया, अब मैं जॉब करूं या ये सब करूं, मेरे पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। आप वहीं पर देख लो ना, और मैं फिलहाल घर नहीं आ पाऊंगा, बहुत बिजी हूं मैं। ये कहकर अजय फोन काट देता है। साथ ही वो उम्मीद भी तोड़ देता है जो विजय उससे लगाकर बैठा था। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अजय ने कभी विजय और अपनी मां की मदद करने के बारे में नहीं सोचा। उसने शहर में अपने बॉस की बेटी से शादी कर ली और शादी में मिले फ्लैट में आराम से रहने लगा। विजय का भी अब अपना परिवार था। पत्नी विभा और 2 बच्चों के साथ वो अपनी मां शांति की भी जिम्मेदारी उठा रहा था। फिर एक दिन, विजय बेटा, अब लगता है ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास। अज्जू को बुला ला बेटा। जाते जाते एक बार उसका चेहरा देखना चाहती। विजय अजय को फोन लगाता है, लेकिन अजय एक बार भी उसका फोन नहीं उठाता। हार मानकर विजय खुद उसे लेने उसके घर पहुंच जाता है। अरे भैया, आपको यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत थी तभी तो आया हूं। मां की हालत ठीक नहीं है, वो तुझसे मिलना चाहती है। तू और निधि जल्दी चलो मेरे साथ। इतने में अजय की पत्नी निधि कमरे से बाहर आती है और कहती है, अजय, मैं तो नहीं चल पाऊंगी। तुम्हें तो पता ही है ना, मुझसे बिना एसी के रहा नहीं जाता। और वैसे भी नेक्स्ट वीक कंपनी का इवेंट भी तो है। इतने इंपॉर्टेंट टाइम में तुम कैसे जा सकते हो? हाँ भैया, निधि बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा।
अज्जू, तेरा दिमाग तो ठीक है। तू इतना बड़ा आदमी हो गया कि तेरे लिए ये सब मां से भी जरूरी हो गया है। बस भैया, मां का बहाना बनाकर आप मुझे मत सुनाओ। और ये अज्जू क्या है? मेरा नाम अजय है। मेरी यहां क्या रेपुटेशन है आपको क्या पता? यहां आपका वो सस्ता ढाबा नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे मैं संभालता हूं। मैं अपने काम को सीरियसली लेता हूं, इसलिए आज मैं कहां हूं और आप कहां, खुद ही देख लीजिए। आपकी लाइफ स्टाइल और मेरी लाइफ स्टाइल में कितना अंतर है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। दिख रहा है, आज सब दिख रहा है मुझे। विजय अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वहां से वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। उसकी बची खुची उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। शांति बीमारी से लड़ते हुए जल्दी ही दुनिया को अलविदा कह देती है। अब अजय और विजय के रास्ते बिल्कुल अलग थे। अमीरी के घमंड में अजय वो सब करता गया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपने ही ससुर की कंपनी को धोखे से अपने नाम करने की कोशिश की। ये धोखा निधि को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अजय को छोड़कर चली गई। अजय के ससुर ने उस पर फ्रॉड का केस कर दिया। अजय को लग रहा था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वो गलत था। कोर्ट में वो केस हार गया। अब ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही रहने के लिए आलीशान घर। अजय जहां भी नौकरी की उम्मीद लेकर जाता, उसे एक ही जवाब मिलता था। देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन आपका नाम मार्केट में इतना खराब हो चुका है कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन सर, मैं काबिल हूं। मैंने इतनी बड़ी कंपनी को अपने दम पर चलाया है। आपकी कंपनी? किसी की कंपनी छीन लेने से वो आपकी नहीं हो जाती मिस्टर अजय। ये वही सीख थी जो विजय ने बचपन में अजय को दी थी, जो अजय को तब तो समझ नहीं आई, लेकिन अब आ गई थी। उसे एहसास हो गया था कि वो हमेशा से गलत था। इतने सालों में पहली बार उसे घर की याद आ रही थी, और अपने भाई विजय की भी। वो तुरंत अपना सामान लेकर अपने गांव पहुंचा, लेकिन उसका गांव अब पहले जैसा नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, अच्छे मकान थे और खास तौर पर हर जगह एक बड़े होटल के इश्तेहार लगे हुए थे। उस होटल के इश्तेहार के साथ हर जगह विजय की फोटो भी लगी हुई थी। अजय ये सब देखकर चौंक गया। उसने एक गांव वाले से इस सब के बारे में पूछा तो उसे पता चला। भैया, ये तो हमारे विजय भैया हैं। हमारे गांव की तो काया ही पलट दी विजय भैया ने। कई साल पहले ढाबा चलाते थे, फिर अपनी मेहनत से उस ढाबे को इतना बढ़िया होटल बना दिया इन्होंने कि दूर दूर से लोग यहां आने लगे। लोग आए तो गांव के लोगों को भी दूसरे रोजगार मिला और सबके दिन संवर गए। ये सब जानकर अजय और भी शर्मिंदा हो गया। वो तुरंत अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर भी वो हैरान रह गया। उसका घर अब पहले जैसा नहीं था। वो तो एक आलीशान हवेली थी। नौकर चाकर घूम रहे थे और तभी उसने सामने से विजय को आते हुए देखा। स्वागत है मिस्टर अजय, कहिए क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? भैया, मैं मुझे माफ कर दीजिए भैया। मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत था। मुझे मेरे केस की सजा मिल गई है। पैसों की चमक ने मुझे अंधा बना दिया था भैया। इतना कहकर अजय रोने लगता है। विजय उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि मैंने जिस अज्जू को भेजा था, आज वही वापस आया है मेरे पास। शहर के घमंडी अजय को वहीं पर छोड़कर। मुझे कल भी तेरी जरूरत थी और आज भी तेरी जरूरत है मेरे भाई। विजय ने अजय को दिल से माफ कर दिया था। उसने अजय को गले से लगा लिया और इसी के साथ दोनों भाइयों के बीच वो लकीर भी मिट गई थी जो अजय ने अपनी अमीरी के घमंड में आकर खींची थी। संदीप अपने माता पिता के साथ मोहन नगर में रहता था। संदीप के पिता हरिराम एक होटल में बर्तन धोने का काम करते थे। संदीप की मां कमला घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। संदीप एक गरीब परिवार का लड़का था। पास के ही सरकारी स्कूल में वो चौथी कक्षा में पढ़ रहा था। संदीप अक्सर स्कूल के कुछ बच्चों को अपना जन्मदिन स्कूल में मनाते देखता था। स्कूल के बच्चे अपने जन्मदिन पर कक्षा में टॉफी और बिस्कुट बांटा करते थे।
संदीप उन बच्चों को देखकर यही सोचता था कि उसका तो कभी जन्मदिन आता ही नहीं। एक बार संदीप की कक्षा में पढ़ रहे एक बच्चे का जन्मदिन था। वो सब बच्चों को टॉफियां बांट रहा था। जब वो टॉफी देने संदीप के पास जाता है, तभी एक बच्चा उस बच्चे से कहता है, अरे यार सोनू, तू संदीप को टॉफी देकर क्या करेगा? ये हम सबसे तो अपने जन्मदिन पर टॉफी खा लेता है, पर आज तक इसने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। हम सबको टॉफी खिलाने के खर्चे से बचना चाहता है ये संदीप। कोई बात नहीं मन्नू, इसको खाने दे टॉफी। संदीप को अपना जन्मदिन ही नहीं पता कि इसका जन्मदिन कब आता है, इसलिए हमारे जन्मदिन पर टॉफी बिस्कुट के मजे उड़ाता है। कक्षा के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। संदीप उदास हो जाता है। वो स्कूल से घर आता है तो उसकी माँ कहती है, क्या बात है संदीप, आज इतना मुंह लटकाए हुए क्यों आ रहे हो? माँ, मेरे स्कूल के सब दोस्त अपना जन्मदिन मनाते हैं, पर मैं अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनाता? मेरा जन्मदिन कब आता है माँ? मेरे सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। संदीप, ये जन्मदिन वगैरह पैसे वाले लोगों के घर ही मनाए जाते हैं। हम गरीब लोगों का कोई जन्मदिन नहीं होता बेटा। हम कोई पढ़े लिखे माँ बाप तो है नहीं। तुम्हारे पैदा होने का दिन न तुम्हारी माँ को याद है और न ही मुझे। संदीप बेटा, चल अब ये जन्मदिन वगैरह की बातें छोड़, आजा रोटी खा ले। संदीप उदास मन से रोटी खाने लगता है, पर उसके मन में अब ये बात घर कर गई थी कि गरीब लोग जन्मदिन नहीं मनाते। गरीब का जन्मदिन नहीं होता। धीरे धीरे समय बीतता रहा। संदीप अब बड़ा हो चुका था। संदीप की मां ने उम्र के साथ अब घरों में काम करना छोड़ दिया था। संदीप के पिता भी अब होटल का काम छोड़कर घर के पास में ही सब्जी का ठेला लगाने लगे थे। एक दिन हरिराम सब्जी का ठेला लगा रहा होता है। उसके पास वही होटल का मालिक आता है जहां हरिराम पहले बर्तन धोने का काम किया करता था। अरे हरिराम, सब्जी का ठेला लगाने लगे हो हैं? अच्छी बात है। शरीर चलता रहना चाहिए और मेहनत करने में क्या हर्ज है कि नहीं? अच्छा लाओ, 2 किलो आलू और 2 किलो टमाटर तोल दो। अभी देता हूं साहब। बड़ी खुशी हुई आपको इतने समय के बाद देखकर। अरे हरिराम, तुम्हारा एक बेटा भी था ना संदीप, अब तो बड़ा हो गया होगा। आजकल क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालिक, अभी 12वीं पास की है उसने, तो घर पर ही है। अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे भी तो चाहिए, इसलिए अभी पढ़ाई रोक दी है उसने। उसे भी कहीं किसी दुकान पर कोई काम मिल जाए तो घर खर्च में आसानी हो जाएगी और पैसे कमाकर आगे की पढ़ाई भी कर लेगा। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, एक काम करो, मैंने बड़े बाजार में एक नई बेकरी खोली है, तो मुझे वहां पर एक लड़के की जरूरत है जो बेकरी की देखभाल भी कर सके और लोगों के घरों तक ऑर्डर भी पहुंचा सके। तुम चाहो तो कल से ही संदीप को नौकरी पर भेज सकते हो। 8,000 रुपए महीना की तनख्वाह पर रख लूंगा। क्यों, सही रहेगा ना तुम्हारे लिए भी? ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी मालिक। मैं कल ही संदीप को आपकी बेकरी पर भेज देता हूं। अगले दिन से संदीप हरिराम के कहने पर बेकरी शॉप पर काम करने लग जाता है। बेकरी का मालिक नारायण सभी ऑर्डर की डिलीवरी के लिए अब संदीप को ही भेजता था। नारायण की बेकरी के केक और पेस्ट्री बहुत ही मशहूर थे। किसी के जन्मदिन की पार्टी हो या शादी की सालगिरह, हर कोई नारायण की बेकरी से ही केक ऑर्डर करता था। एक दिन नारायण संदीप को बुलाता है। संदीप, अरे ये ऑर्डर पहुंचाना है ठीक 5 बजे तक। जन्मदिन की पार्टी है तो 6 बजे तक केक काटने के लिए उन लोगों ने टाइम रखा है ना? तो हमें जो है 5 बजे तक ऑर्डर पहुंचाने के लिए कहा गया है। ये घर का पता है, ठीक समय पर डिलीवरी पहुंचा देना, ठीक है? संदीप केक का ऑर्डर देने के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही आधे रास्ते पहुंचता है, उसकी माँ का फोन आता है। संदीप बेटा, तेरे पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है। सब्जी के ठेले पर थे तो बेहोश हो गए। एक आदमी उन्हें छोड़कर गया है, अभी भी बेहोशी की हालत में है। डॉक्टर को बुलाना होगा बेटा, तू जल्दी घर आ जा। माँ की बात सुनकर संदीप घबरा जाता है। उसे केक का ऑर्डर भी समय पर पहुंचाना होता है, पर वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसे केक भी समय पर पहुंचाना होता है, पर उसका घर पहुंचना बहुत जरूरी था। संदीप की माँ घर में अकेली थी और पिताजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी।
संदीप घर की तरफ निकल गया। संदीप सीधा डॉक्टर को लेता हुआ ही घर गया। डॉक्टर ने संदीप के पिता का चेकअप किया और कुछ दवाइयां लेकर संदीप को दी और संदीप के पिता को कुछ दिन आराम करने के लिए कहा। संदीप ने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां लाकर अपने पिताजी को दी और कुछ समय पश्चात जब वो होश में आ गए तो संदीप ने अपनी माँ से कहा, माँ, डॉक्टर ने कहा है पिताजी कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए थे। धीरे धीरे दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। आप पिताजी के पास बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे एक ऑर्डर का केक पहुंचाना है, बहुत जरूरी। संदीप केक लेकर जल्दी जल्दी नारायण के दिए पते पर पहुंचता है। संदीप घबरा जाता है कि जिनका ऑर्डर है कहीं वो लोग गुस्से में आकर नारायण को फोन न कर दे, कहीं नारायण उसे नौकरी से न निकाल दे। ये सब ख्याल संदीप के मन में आ रहे थे क्योंकि नारायण के भी बार बार फोन आ रहे होते हैं, पर पिताजी की तबीयत को देखते हुए संदीप नारायण के फोन को नहीं उठा पाता। संदीप थोड़ा घबराया हुआ केक लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचता है। जी, आपका केक का ऑर्डर था। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। वो मेरे। कोई बात नहीं बेटे, वैसे भी मेहमान थोड़ा लेट ही आते हैं। मेरे पोते का जन्मदिन है, आज वो 10 साल का हो गया है। रुको, मैं अपने बेटे किशोर को बुलाता हूं। अरे किशोर बेटा, अरे ये जो केक ऑर्डर किया था, केक आ गया है। चलो मोहित बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का केक आ गया है, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। वाओ, मेरा बर्थडे केक आ गया। मम्मी देखो मेरा बर्थडे केक। दादा, दादू देखो। दादी, दादू देखो। जी, नारायण जी की बेकरी से आया हूं, ये आपका केक। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू भैया। आप भी अंदर आओ ना भैया, आज मेरा बर्थडे है तो आप भी तो गेस्ट हुए ना। हाँ हाँ प्लीज, अगर मोहित का मन है तो थोड़ी देर के लिए आ जाइए। सर मैं आपके घर की पार्टी में, सर मैं कैसे? क्यों नहीं बेटा, आप क्यों नहीं आ सकते? आओ बेटा, मेरे पोते का मन है तो थोड़ी देर के लिए आ जाओ। भैया, आप मेरे जन्मदिन का केक लाए हो, मैं आपके जन्मदिन पर केक लाऊंगा। आपका जन्मदिन किस डेट को आता है भैया? बचपन का वही प्रश्न संदीप को याद आ जाता है जिसका उत्तर उसे आज तक नहीं मिला था। वो चुप हो जाता है। मोहित दोबारा उससे वही प्रश्न करता है। इस पर संदीप कहता है, पता नहीं मोहित बेटा, मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि मेरा जन्मदिन कब होता है। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी आज तक ढूंढ रहा हूं। जब भी मैंने अपने माता पिता से यह पूछा कि मेरा जन्मदिन कब होता है, मेरे माता पिता ने हमेशा यही कहा कि गरीबों का जन्मदिन नहीं होता, गरीब जन्मदिन नहीं मनाते। कोई बात नहीं भैया, मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। पापा, दादू, हम कल भैया का जन्मदिन मनाएंगे। हम भैया के घर चलेंगे ना पापा? हाँ हाँ मोहित बेटा, हम कल इन भैया के घर जरूर चलेंगे। अगले दिन पिता की तबीयत की वजह से संदीप छुट्टी पर होता है। मोहित अपने पिता और दादू को लेकर नारायण की बेकरी पर जाता है। नारायण को लगता है कि कल केक लेट हो गया था, शायद इसी वजह से वो संदीप की शिकायत लेकर आए हैं। नारायण उन्हें बताता है कि संदीप के पिताजी की तबीयत खराब है, कल इसी वजह से उसे आपके घर आने में देर हो गई थी। जब वो उनके घर केक देने जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी माँ का फोन आ गया था कि उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसी वजह से उसे केक देने में देरी हो गई। मोहित के पिता और दादू नारायण को बताते हैं कि पार्टी शुरू होने से पहले ही संदीप केक ले आया था। संदीप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है। वो नारायण से संदीप के घर का पता पूछते हैं और एक बढ़िया सा केक भी खरीदते हैं। वो संदीप के घर पहुंचते हैं। संदीप मोहित और उसके पापा व दादू को देखकर हैरान रह जाता है। वो अपने माता पिता से उन्हें मिलवाता है। संदीप भैया, हैप्पी बर्थडे। ये लो आपका बर्थडे केक। कल आप मेरे बर्थडे पर आए थे, आज मैं आपके बर्थडे पर आया हूँ। आओ संदीप भैया, केक काटते हैं। आओ बेटा संदीप, अपना जन्मदिन मनाओ और ये केक काटो, मोहित को बहुत खुशी होगी। और बेटा, आज के बाद कभी भी ये मत कहना कि आप गरीब हो बेटा, ठीक है? मन से अमीर होना चाहिए, दिल का अच्छा होना चाहिए, मनुष्य का मन साफ होना चाहिए, तो वो अपने ही आप अमीर हो जाता है। सब मिलकर संदीप का जन्मदिन मनाते हैं।
संदीप और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। संदीप की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। थोड़ी सी खुशी भी किसी इंसान के जीवन को ढेर सारी खुशियों से भर देती है। इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके कर्म उसे बड़ा बनाते हैं और ईश्वर की धरती पर नेक इंसान भी हैं। ये साबित करके एक अमीर गरीब का जन्मदिन खुशियों से भर देता है।